डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में स्टडी करेंगे। 12th में पहला चैप्टर है। हालांकि 2019-20 वाले जो बैच था उसके अंदर ये इंक्लूडेड नहीं था, ठीक है ना। 2019-20 का जो सिलेबस है CBSE का उसमें इंक्लूडेड नहीं है, बट ये CBSE में नहीं इंक्लूडेड है, बट कॉम्पिटिशन्स में आना है, तो इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ ताकि जो बच्चे JEE मेंस या नीट वगैरह में हैं देंगे, तैयारी कर रहे हैं, तो उनके में आएगा ये, तो उसको मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। जो मैटर होता है उसके 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। तो सॉलिड स्टेट के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। सॉलिड इज़ डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच पोजेसेस रिजिडिटी एंड हेंस पोजेसेस डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड जो होता है वो रिजिड होता है, हार्ड होता है, और इसलिए उसके पास डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है और डेफिनेट शेप भी होता है। गैस के पास डेफिनेट शेप नहीं है, जिस कंटेनर में डाल दोगे उसका शेप ले लेगा। लिक्विड का भी यही हाल है, जिस कंटेनर में डाल दोगे उसका शेप ले लेगा। और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है गैस की, कम छोटे कंटेनर में डाल दो गैस तो छोटे में आ जाएगी, और बड़े में डाल दोगे तो पूरी स्पेस उसकी ले लेगी। सॉलिड का अपना एक डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं सॉलिड की? एक तो उसके पास डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप है, ठीक है। गैस को अगर किसी क्लोज कंटेनर में नहीं रखोगे तो उसका मास कम हो जाएगा क्योंकि वो निकल जाएगी। सॉलिड जहाँ रखा है वैसे ही उतना ही मास रहेगा, शेप भी वैसा ही रहेगा, वॉल्यूम भी वैसा ही रहेगा। गैस और लिक्विड के अंदर वॉल्यूम तो रहेगा, बट अगर क्लोज्ड है कंटेनर और वो शेप उसी का ले लेगा जो कंटेनर है। सॉलिड में अपना शेप रहेगा, पर गैस का और लिक्विड का शेप वही हो जाएगा जो कंटेनर का है। सॉलिड में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेज आर वेरी शॉर्ट। सॉलिड में क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है। जब डिस्टेंस कम होता है तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। जबकि गैसेस में डिस्टेंस एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में ज़्यादा है तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक है। फिर देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजिशंस एंड कैन ऑसिलेट। सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की फिक्स पोजीशन होती है और वो अपने पॉइंट पे ऑसिलेट करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा हिलते रहते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं, ठीक है। अबाउट देयर मीन पोजीशन, जो इनकी मीन पोजीशन है उसके आसपास ऑसिलेट करते रहते हैं, ठीक है। फिर ये कह रहा है दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। सॉलिड्स में क्योंकि पार्टिकल्स बहुत पास हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बहुत पास है, तो दे आर इनकम्प्रेसिबल और रिजिड है, हार्ड है। जबकि गैसेस में दूर दूर हैं तो कंप्रेस हो सकते हैं। लिक्विड में थोड़ा कम कंप्रेस होंगे, बहुत कम कंप्रेस होंगे। सॉलिड में कंप्रेशन लीस्ट होगा क्योंकि पहले ही से मॉलिक्यूल्स बहुत पास हैं और उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हैं, इसलिए वो रिजिड भी हैं, हार्ड है, टफ है, ठीक है। तो इनको हटाता हूँ, फिर मैं और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता हूँ। अब जो सॉलिड्स की हम बात कर रहे हैं, सॉलिड्स को 2 में डिवाइड किया गया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। इनमें जो डिफरेंस क्या है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं दे हैव डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप। उनके शेप्स डेफिनेट होते हैं, ठीक है, फिक्स्ड होते हैं। कोई मोनोक्लिनिक है, कोई रोम्बोहेड्रल है, कोई क्यूबिक है, तो जो शेप है इनके एकदम ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। एमॉर्फस में इर्रेगुलर है, ठीक है ना। एमॉर्फस सॉलिड्स जो होंगे वो इर्रेगुलर है, जैसे रबर है, उसका कोई ज़रूरी नहीं शेप, जैसा हम देना चाहें दे सकते हैं, बट अपने आप कोई शेप नहीं है। पर यहाँ पे जो है, जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं या कुछ कंपाउंड्स पाए जाते हैं, उनके एक पर्टिकुलर शेप है, उसी शेप में हमेशा मिलते हैं। फिर दे मेल्ट एट शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर। ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही मेल्ट करेंगे, हर टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं करेंगे। इनके लिए प्योर अगर कोई एलिमेंट है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड है। जैसे आपका आयरन है, आयरन 1538 डिग्री पे मेल्ट करता है, ठीक है ना। आयरन विल मेल्ट एट 1538 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आयरन का है, तो प्योर आयरन इसी पे मेल्ट करेगा, ठीक है। तो हर एक का कैरेक्टरिस्टिक है, फिक्स्ड है, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग होगा, ठीक है। और शार्प होगा, मेल्ट एट शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, इसी टेम्परेचर पे आके मेल्ट करेंगे। पर जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। जैसे ग्लास है, एमॉर्फस सॉलिड है, तो पहले वो सॉफ्ट होगा फिर मेल्ट करेगा, बट ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा तो ही मेल्ट करेंगे, उसके पहले मेल्ट नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट They have regular arrangement of constituent particles and they show long range order.
मतलब एक अरेंजमेंट जो होता है ना, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है इनके अंदर, जैसे इस तरह से अरेंजमेंट है तो दूर दूर तक सेम डिस्टेंस रहेगा इनके बीच में। अगर ऐसे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अगर यहाँ पे 10 पिकोमीटर है तो ये 10 पिकोमीटर ही होगा, ये अगर 12 पिकोमीटर है तो 12 पिकोमीटर ही रहेगा दूर दूर तक। पर अमॉर्फस सॉलिड्स में ऐसा नहीं है। अमॉर्फस में कहीं पास हो जाएंगे, कहीं दूर हो जाएंगे, कहीं पास हो जाएंगे, कहीं दूर हो जाएंगे, उसमें कोई दूर दूर तक सेम ऑर्डर नहीं होता। तो दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है, ये लिख रहा है ना, दे डू नॉट हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, कहीं पास पास होंगे, कहीं दूर दूर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन कट विद ए शार्प एज टूल दे स्प्लिट इनटू 2 पीसेस एंड द न्यूली जनरेटेड सर्फेसेज आर प्लेन एंड स्मूथ। जब काटा जाएगा तो इनके जो प्लेन्स दो जो इसके पीसेस बनेंगे वो एकदम स्मूथ होंगे, बिल्कुल स्मूथ एंड प्लेन होंगे। जैसे हम मान लीजिए आयरन को काट रहे हैं किसी शार्प एज टूल से, तो जो सर्फेसेस बनेंगे वो स्मूथ होंगे, प्लेन होंगे, और इनको जब काटोगे तो इर्रेगुलर होंगे। इनमें ऐसा नहीं है। जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं उनके अंदर जब कट करोगे तो दे विल हैव इर्रेगुलर सर्फेसेस। जैसे रबर को काट रहे हो, सॉफ्ट रबर है, उसको काटोगे तो वेवरी शेप आएगा। जैसे ब्रेड है, ठीक है, तो ब्रेड को काटोगे तो वेवरी शेप आएगा, कितना ही आप शार्प से काटें, क्योंकि उसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है ना वो प्रॉपर मैनर में नहीं है, इर्रेगुलर है, तो इसलिए ऐसा हो, ठीक है। तो ये 4 डिफरेंसेस हुए। अभी और बताता हूँ, इसको मिटा के ये 4 और डिफरेंसेस, 3 और। मैंने आपको 4 डिस्टिंक्शंस बताए इनके बीच में, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड में। अब और बता रहा हूँ। 5th है, दे हैव ए डेफिनेट एंड करेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूज़न। क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब मेल्ट करोगे, अगर एक मोल को मेल्ट करने में जो हीट लगेगी दैट इज़ नोन एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न या हीट ऑफ फ्यूज़न, तो वो फिक्स्ड है। मान लीजिए अगर आयरन के 1 मोल को हम मेल्ट करते हैं और मान लेते हैं कि 2000 किलो जूल्स हीट लग रही है, तो हमेशा आयरन को कहीं भी मेल्ट करोगे अंडर सेम कंडीशंस तो उतनी ही लगेगी। तो उसकी हीट ऑफ फ्यूज़न फिक्स्ड है, और अलग अलग मेटल की अलग अलग होगी, कैरेक्टरिस्टिक होती है। इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है। दे डू नॉट हैव ए डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूज़न। किसी प्लास्टिक को मेल्ट करोगे उसमें हीट कम लगेगी, किसी और को करोगे उसकी हीट अलग लगेगी, तो इसमें कोई डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूज़न नहीं है। फिर दे आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, मतलब है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनकी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी सेम क्रिस्टल में अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यूज़ आएगी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, किसी डायरेक्शन में अलग आएगी, किसी डायरेक्शन में अलग आएगी, ठीक है। या आप देख सकते हैं कि उनकी रिफ्रैक्टिव इंडिसेस हैं। रिफ्रैक्टिव इंडिसेस की वैल्यू, कोई ग्लास है, उसकी ग्लास क्या मतलब है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडिसेस की वैल्यू अगर देखोगे अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग आएगी। बट इनमें दे आर आइसोट्रोपिक, इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ ऑल डायरेक्शंस में सेम रहेगी, ठीक है ना। उनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ सब डायरेक्शन में सेम रहेगी। कारण क्या है कि इनमें जब हम इनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को देखते हैं वो एक पर्टिकुलर पोजीशन में फिक्स्ड है। जैसे मान लीजिए फिक्स्ड ऐसे है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस 10 पिकोमीटर है तो यहाँ पे तो ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ मान लो 13 है या 14 पिकोमीटर है, तो यहाँ पे वैल्यू अलग होगी, वहाँ पे चेंज हो जाएगी क्रिस्टलाइन सॉलिड में। अमॉर्फस में क्या है, कहीं दूर है, कहीं पास है, कहीं दूर है, कहीं पास है, तो एवरेज सेम आ जाता है, इसलिए दे आर आइसोट्रोपिक। इसके अंदर दे आर एनिसोट्रोपिक, ठीक है। कॉमन एग्जांपल्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के हैं, कॉपर है, सिल्वर है, आयरन है, सोडियम क्लोराइड है, जिंक सल्फाइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है, ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। और अमॉर्फस सॉलिड्स का ग्लास है, रबर है, प्लास्टिक्स हैं, ये सब अमॉर्फस हैं, ठीक है। ग्लास को हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, ठीक है, तो ये सब अमॉर्फस है, ठीक है। फिर ग्लास जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड है दे आर ट्रू सॉलिड्स, इनको हम ट्रू सॉलिड्स कहते हैं। और जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं इनको हम सूडो सॉलिड्स कहते हैं या सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हो गए बिटवीन द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड द अमॉर्फस सॉलिड्स। तो इनको हटाते हैं फिर और बताते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सॉलिड्स जो होते हैं उसको 2 में बांटा है, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस, और फिर अमॉर्फस सॉलिड्स को फिर 4 में बांटा है। कौन कौन से हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स एंड कोवेलेंट सॉलिड्स, ठीक है। अब जो ये 4 तरह की क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं
तो उनमें टाइप ऑफ सॉलिड क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं, बॉन्डिंग फोर्सेस क्या हैं, एग्जांपल्स, फिजिकल नेचर क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी है, मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, इसके बारे में। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं उसमें भी 3 पार्ट हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्सेस कौन से हैं, डिस्पर्जन या लंडन फोर्सेस, आर्गन है, CCl4 है, ये नॉन पोलर है, हाइड्रोजन है। I2 के बीच में नॉन पोलर हैं तो लंडन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस हैं, और ये सॉफ्ट होते हैं सारे और इंसुलेटर हैं, इनमें से करंट पास नहीं होगा और मेल्टिंग पॉइंट लो होती है इनकी, ठीक है। हाइड्रोजन तो रूम टेम्परेचर पे गैसियस है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसियस है, तो ये सब क्या है, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। फिर जो पोलर हैं उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, HCl और HCl के बीच में डाइपोल है, SO2 और SO2 के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, क्योंकि ये पोलर है। ये भी सॉफ्ट होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इनकी भी लो होती है, ठीक है। जो हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स हैं उनके अंदर भी मॉलिक्यूल्स ही होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जैसे वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो बट इसको सॉलिड फॉर्म में लेना, आइस के फॉर्म में लेंगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड हो गया। ये हार्ड होते हैं बट ब्रिटल होते हैं, हथौड़ा मारोगे तो टूट जाएंगे, हार्ड बट ब्रिटल इंसुलेटर्स हैं एंड मेल्टिंग पॉइंट इनका बहुत हाई नहीं होता, लो होता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स के अंदर किससे बने, आयन से, जैसे सोडियम क्लोराइड है Na+Cl-, कैटायन और एनायन से बने होते हैं। इनके अंदर कोलम्बिक फोर्सेस या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं। NaCl में है, MgO है, जिंक सल्फाइड है, कैल्शियम फ्लोराइड है, बेरियम सल्फेट है, बहुत सारे और भी हैं जिनके अंदर आयन से बने हुए हैं, तो दे आर आयनिक सॉलिड्स। ये भी हार्ड बट ब्रिटल होते हैं और सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर हैं, बट मेल्ट कर दोगे या फिर इनको एक्वस सॉल्यूशन बना लोगे तो ये कंडक्टर की तरह काम करेंगे, क्योंकि सॉलिड में देयर आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। जब मेल्ट कर दोगे तो फ्री टू मूव होंगे, या सॉल्यूशन बना लोगे तब भी देयर आयंस विल बी फ्री टू मूव। तो इसलिए सॉलिड स्टेट में दे आर इंसुलेटर, बट इन सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट हाई है, ठीक है। फिर आ जाते हैं मेटालिक सॉलिड्स। इसमें पॉजिटिव आयंस इन द सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। जो भी मेटल होता है उसके आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, वो फ्री होता है मूव करने के लिए, तो बचा हुआ पार्ट पॉजिटिव होता है, उसको कर्नल भी कहते हैं। कर्नल और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको कहते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। तो एग्जांपल क्या है, आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम, ये सब मेटल्स हैं, तो दे आर नोन एज मेटेलिक सॉलिड्स। ये हार्ड है बट मेलिएबल एंड डक्टाइल, इनको पीटोगे तो शीट बन जाएगा, खींचोगे तो तार बन जाएंगे। दे आर नॉट ब्रिटल, हार्ड बट मेलिएबल एंड डक्टाइल। दे आर कंडक्टर्स इन सॉलिड एज वेल एज मोल्टन स्टेट। अच्छे कंडक्टर्स होते हैं सॉलिड स्टेट में भी और मोल्टन स्टेट में भी, क्योंकि सॉलिड में जब हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं मूव करने के लिए, और मोल्टन स्टेट में तो और भी आसानी से मूव कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स भी। फिर दे मेल्टिंग पॉइंट इज़ फेयरली हाई, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं है, हाई है। जैसे आयरन का 1538 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। फिर कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स जो हैं, इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। इनके बीच में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं SiO2 है, इनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग है। सिलिकॉन कार्बाइड है, डायमंड है, एल्युमिनियम नाइट्राइड है, ग्रेफाइट है, इनके सबके बीच में, एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग है। और ये डायमंड वगैरह तो बहुत हार्ड है, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड बहुत हार्ड होता है। ग्रेफाइट हाँ सॉफ्ट होता है। ये सब जितने हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड वगैरह, दे आर इंसुलेटर्स। एक एक्सेप्शन है, ये जो ग्रेफाइट है ये सॉफ्ट होता है और कंडक्टर होता है, ये कंडक्ट करता है, और इनके सबके मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हैं। जितने भी आपके कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। हटाता हूँ इसको, फिर आगे की बात करता हूँ। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्रिस्टल लैटिस या लैटिस, स्पेस लैटिस क्या होता है? इट इज़ द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मे बी एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स ऑफ ए क्रिस्टल इन ए 3 डायमेंशनल स्पेस। 3 डायमेंशनल स्पेस में जब एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स अरेंज होंगे एक पर्टिकुलर रेगुलर ऑर्डर में, तो जो 3 डायमेंशनल जो वो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। It is the regular arrangement of the constituent particles of a crystal in a 3-dimensional space।
मतलब है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक करके लगे हुए हैं, तो उसको हम कहते हैं स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। और यूनिट सेल क्या है? द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन ऑफ ए कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड अगेन इन डिफरेंट डायरेक्शंस प्रोड्यूसेस द कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस। जैसे ये यूनिट सेल है, जैसे दीवार है, दीवार के अंदर जो ईंट है वो स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल स्पेस है, उसको सारे डायरेक्शंस में अगर हम रिपीट करें तो दीवार बन जाएगी। तो ऐसे ही यूनिट सेल इज़ द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल स्पेस विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड अगेन इन ऑल द डायरेक्शंस विल प्रोड्यूस द होल क्रिस्टल लैटिस। तो उसको हम कहते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल के अंदर 6 डायमेंशंस हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। और 3 एंगल्स हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। अगर सारे एंगल्स 90 डिग्रीज़ के हैं और सारी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों बराबर हैं तो हम उसको कहते हैं क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल में सारे एंगल 90 डिग्रीज़ के होंगे और सारी लेंथ्स बराबर होंगे। A = B = C, इसमें अल्फ़ा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों बराबर हैं, तो उस केस में उसको हम कहते हैं क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, इसको हटाता हूँ मैं, फिर आपको क्यूबिक यूनिट सेल्स के बारे में बताऊँगा, अलग अलग टाइप्स के जो क्यूबिक यूनिट सेल्स हैं। हमने आपको यूनिट सेल्स के बारे में बताया था कि स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल स्पेस विच व्हेन रिपीटेड इन ऑल द डायरेक्शन विल प्रोड्यूस द होल क्रिस्टल, तो उसको यूनिट सेल कहते हैं। तो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल्स एंड नॉन प्रिमिटिव या सेंटर्ड यूनिट सेल्स। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स या सिंपल यूनिट सेल्स में क्या होता है कि जो यूनिट सेल में एटम्स जो होंगे ना वो खाली कॉर्नर्स पे होंगे। जैसे ये एक यूनिट सेल है, मान लेते हैं ये एक यूनिट सेल है, ठीक है। अब इसमें खाली कॉर्नर्स के ऊपर अगर एटम्स हैं तो इसको हम सिंपल यूनिट सेल कहेंगे। मान लिए ये एक एटम है, यहाँ है, सॉरी ये यूनिट सेल है, एटम यहाँ पे लगे, खाली कॉर्नर्स पे लगे हुए, तो इसको हम कहेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। 8 कॉर्नर्स हैं, 8 पे एटम्स लगे हुए हैं, तो इसको हम कहेंगे सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाएगा। और जो नॉन प्रिमिटिव या सेंटर्ड यूनिट सेल है तो कॉर्नर्स पे तो लगे होंगे, उसके अलावा बीच में भी हो सकते हैं या फेसिस के ऊपर भी हो सकते हैं। ठीक है, जब बीच में होगा, जैसे मान लीजिए एक बीच में एटम आ गया, ठीक है ना, तो वो बॉडी सेंटर्ड कहलाएगा। फेसिस पे लगे होंगे एटम्स तो उसको फेस सेंटर्ड कहलाएगा। तो कॉर्नर्स के अलावा कहीं और अगर एटम्स प्रेजेंट होंगे यूनिट सेल में तो उसको हम कहते हैं नॉन प्रिमिटिव या सेंटर्ड यूनिट सेल्स। तो वही चीज़ लिखी है मैंने, द यूनिट सेल्स इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स आर कॉल्ड सिंपल यूनिट सेल्स या प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। और दोज यूनिट सेल्स इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल बट ऑल्सो एट सम अदर पोजिशंस आर कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। तो ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है, इसमें खाली कॉर्नर्स के ऊपर, 8 कॉर्नर्स के ऊपर एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस लगे हैं, तो ये सिंपल सेल यूनिट सेल कहलाएगा या प्रिमिटिव। बट कॉर्नर्स पे भी लगे हों, उसके अलावा कहीं और हों, फेसिस पे हों या बीच में हों, सेंटर में हों, तो उसको हम कहते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। ठीक है, अब जो कॉर्नर्स पे जो एटम लगे हैं उनका कितना पोर्शन अंदर आ रहा है, फेसिस पे लगे हैं उनका कितना आ रहा है, वो निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम्स पे यूनिट सेल निकालेंगे। तो इसको हटा के उसको समझाता हूँ मैं। तो यूनिट सेल्स की हम लोग बात कर रहे थे, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। अगर खाली कॉर्नर्स पे लगे होते हैं तो उसको प्रिमिटिव कहते हैं। कॉर्नर्स के अलावा अगर एटम्स या पार्टिकल्स अंदर वगैरह कहीं सेंटर में या फेसेस पे लगे हैं तो उसको नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स 3 तरह के हैं, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में क्या है, कॉर्नर्स पे एटम लगे हुए हैं और हर फेस पे, अगर इस कमरे को हम एक यूनिट सेल मान लें तो इस फेस के ऊपर अगर कोई बहुत बड़ा हम तरबूज लगा दें, आधा तरबूज इधर आएगा ना, तो दिस विल बी फेस सेंटर्ड। हर फेस के ऊपर आधा आधा तरबूज लगा दें तो दैट विल बी फेस सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या है कि इस कमरे के बीच में एक बहुत बड़ा तरबूज रख दें तो दैट विल बी बॉडी सेंटर्ड। और एंड सेंटर्ड में क्या होगा कि कॉर्नर्स पे तो लगे ही हैं, इन सब में कॉर्नर्स पे तो लगे ही हैं,
तो एंड सेंटर्ड में भी कॉर्नर्स पे भी सब लगे हुए हैं, पर दो अपोजिट फेसेस पे आधा तरबूज उधर लगा दें, आधा तरबूज इधर लगा दें, मतलब है आधा एटम उधर लगा है, आधा एटम इधर लगा है, समझाने के पर्पज़ से, तो उसको कहेंगे एंड सेंटर्ड। तो फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, ये 3 तरह के नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होते हैं। अब हमें अगर निकालना हो कि कितने एटम्स पर यूनिट सेल आएंगे, क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, तो जो सिंपल है, सिंपल में 8 कॉर्नर्स पे एटम्स लगे हुए हैं। मान लेते हैं इस कमरे को एक क्यूबिक यूनिट सेल मान लें, तो इसके 8 कॉर्नर्स हैं। हर कॉर्नर पे एक बहुत बड़ा अगर तरबूज लगाएं, एटम को एक तरबूज की तरह फॉर्म में ले लें, तो बहुत बड़ा अगर तरबूज लगाएंगे तो एक कॉर्नर पे 1/8 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 1 कॉर्नर इज़ बीइंग शेयर्ड बिटवीन 8 रूम्स। ये कमरा, इसके बगल वाला, इसके उधर, इसके उधर, फिर ऐसे 4 कमरे ऊपर होंगे, तो 1/8 आएगा इस कमरे में। तो उसको हम कहेंगे कि नंबर ऑफ़ एटम्स पर यूनिट सेल 8, हर कॉर्नर से 8 कॉर्नर्स पे 8 तरबूज लगे और हर एक का 1/8 लेंगे, तो 1 एटम पर यूनिट सेल आएगा जब सिंपल होगा। फिर कह रहा है नंबर ऑफ़ एटम्स इन ए बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में मतलब है 8 कॉर्नर्स के ऊपर एटम लगा हुआ है और एक बीच में एटम है। 8 कॉर्नर्स पे तरबूज लगा हुआ है और एक तरबूज बीच में है, तो जो बीच में है उसका तो 1 आ गया, और कॉर्नर से 8 का 1/8 लेंगे तो 1 + 1 = 2। बॉडी सेंटर्ड में 2 एटम्स पर यूनिट सेल होंगे। और जो फेस सेंटर्ड होता है, फेस सेंटर्ड में क्या है, हर कॉर्नर्स पे लगा हुआ है और हर फेस पे लगा हुआ है। तो हर फेस पे अगर लगाओगे तो आधा ही आएगा, आधा इस कमरे में आएगा, आधा उसके बैक में जाएगा। और इस कमरे में कितने फेसेस हैं? 6। किसी भी क्यूब के जब बात करोगे तो उसके फेसेस 6 हैं और हर फेस के ऊपर आधा तरबूज या आधा एटम आ रहा है। 6 × ½ तो 3 ये हो गया, और एक कॉर्नर से मिल रहा है, 8 × 1/8 कॉर्नर से मिल रहा है 8, तो 3 + 1 = 4। FCC में फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ़ एटम्स 4 होते हैं, बॉडी सेंटर्ड में 2 होते हैं और सिंपल में 1 होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम नंबर ऑफ़ एटम्स पर यूनिट सेल निकाल पाते हैं। इसको हटाता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे तो और थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, अभी मैंने आपको समझाया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ़ एटम्स पर यूनिट सेल। अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो उसके 8 कॉर्नर्स हैं, हर कॉर्नर पे एक एक एटम लगा है और उसका इस कमरे में या इस यूनिट सेल में 1/8 आएगा, तो 8 × 1/8 विल गिव यू 1। और जो एटम्स, नंबर ऑफ़ एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा कि कॉर्नर्स पे भी लगा है और सेंटर में भी है। कॉर्नर से 1/8 × 8 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और जो सेंटर पे एटम है या तरबूज रखा है तो 1 + 1 = 2 होगा। और जो फेस सेंटर्ड में मैंने बताया कॉर्नर्स पे भी होगा और हर फेस पे आधा आधा एटम होगा, तो फेसेस 6 हैं और आधा आधा लेंगे तो 3 एटम ये हो गया, और जो कॉर्नर से 1 आएगा टोटल 8 × 1/8 करके, तो टोटल हो गए नंबर ऑफ़ एटम्स पर यूनिट सेल 4 हो जाएंगे फेस सेंटर्ड में। अब इसको यूज़ करते हुए ये क्वेश्चन करना है, इफ़ 3 एलिमेंट्स PQ आर क्रिस्टलाइज्ड इन ए क्यूबिक सॉलिड लैटिस विथ P एटम्स एट द कॉर्नर, P जो लगे हैं कॉर्नर्स पे लगे हैं, Q एटम्स एट द सेंटर ऑफ द क्यूब एंड R एटम्स एट द सेंटर ऑफ द फेसेस ऑफ द क्यूब। फेसेस पे जो हैं उनके वो कौन से लगे हुए हैं? R एटम्स एट द सेंटर ऑफ द फेसेस ऑफ द क्यूब, देन राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब P तो लगे हैं कहाँ पे? कॉर्नर्स पे। ठीक है, कॉर्नर्स पे P लगे हुए हैं और कॉर्नर 8 होते हैं, पर 1/8 अंदर आएगा तो एक ही तो एटम आएगा, कॉर्नर्स पे 1 आ गया। ठीक है, अब फिर क्या है? P एट दी कॉर्नर्स है, Q एट दी सेंटर, तो सेंटर में है और Q है तो वो तो एक ही होगा, तो 1 एटम Q हो जाएगा। फिर R की बात कर रहे हैं, R प्रेजेंट एट दी फेसेस, तो फेसेस के ऊपर क्या है? 6 फेसेस हैं, हर फेस पे आधा ही एटम लग पाएगा, तो 3 हो गया। तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या होगा? P1 Q1 R3, क्योंकि कॉर्नर्स पे P लगे हुए हैं तो वहाँ का कंट्रीब्यूशन 1 होगा। सेंटर में एक जो रखा है वो Q है तो वहाँ का कंट्रीब्यूशन भी 1 हो गया। फेसेस पे R लगे हुए हैं, पर फेसेस कितने हैं? 6, और हर फेस के ऊपर आधा एटम लग पाएगा, आधा इस साइड होगा, आधा पीछे वाले कमरे में चला जाएगा, तो 6 × ½ = 3, तो R वाले 3, तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी P1 Q1 R3।
तो इस तरह से इसका यूज़ करते हुए हमने निकाल लिया कि उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मैंने आपको बेसिक चीज़ें सॉलिड स्टेट की करवा दी हैं। ठीक है ना, जो चीज़ें बेसिक होती हैं वो सब मैंने बता दिया है। अब इसके अंदर फिर जो और आगे की जो है डेंसिटी वगैरह, डेंसिटी ऑफ ए क्रिस्टल निकालना है, वो सब चीज़ें मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है ना, इस वीडियो को आप लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, इसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस करिए, इसके बेसिस पे और कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करिए। ठीक है, इसको लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।